Hello students, here I have the next poem from your book. The title of the poem is Snake and it is written by D.H. Lawrence. एक brief सा introduction देखते हैं पहले इस poem का. The poem Snake is a part of the reptiles section of D.H. Lawrence book Birds, Beasts and Flowers. तो ये जो poet है D.H. Lawrence, इनकी book है बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स. इस बुक में से ये जो पोएम है स्नेक, ये इसके रेप्टाइल सेक्शन में है, वहां से ये पोएम ली गई है. इट इज अनराइम्ड एंड रिटन इन फ्री वर्स. अनराइम्ड का ये मीनिंग है कि इस पोएम में कोई भी राइम नहीं है. राइम जो कि पोएट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होता है, जो कि पोएट्री को एक म्यूजिकल इफेक्ट देता है, वो इस पोएम में मिसिंग है. और फ्री वर्स का ये मीनिंग होता है, ये एक स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है पोएट्री लिखने का. राइम और रिदम दोनों मिसिंग होते हैं. पोएम में ना ही कोई मीटर होता है और ना ही कोई म्यूजिकल इफेक्ट होता है. दैट इज अ फ्री वर्स. As the title suggests, it is the poet's account of an incident when he sees a snake drinking water at his trough. तो ये एक इंसिडेंस है जहां पर ये जो D.H. लॉरेंस पोएट हैं, वो एक स्नेक को देखते हैं जो कि उनके वाटर ट्रफ पे पानी पी रहा होता है. The poet talks of his fascination for the harmless yet dreaded creature, his sin of trying to kill it and his feeling of guilt and expiation. तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो बात करेंगे कि उनको कितनी फैसिनेशन मीन्स उनको ये जो स्नेक है ये कितना इंटरेस्टिंग, कितना रहस्यमय लगता है. और उनको लगता है कि ये जो स्नेक है ये बिल्कुल भी हार्मलेस है, ये उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. लेकिन फिर भी उनके माइंड में ऐसी भावनाएं पहले से बैठी हुई हैं कि ये जो क्रीचर है स्नेक ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और सब लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं. और इसी वजह से वो एक सिन करते हैं, एक गलती करते हैं, एक पाप करते हैं, दुष्कर्म, कि वो उस स्नेक को मारने की कोशिश करते हैं. और फिर उसके बाद उनको कितना बुरा लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने गलत काम किया, और कैसे वो कोशिश करते हैं अपने इस सिन का रिड्रेसल करने की, इसको ठीक करने की, अपनी इस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो ये कहानी इस पोएम में पोएट हमें सुनाएंगे. So now let us see the topics which we will cover in this poem. First of all, we'll read about the poet. Then there is a background of the poem that will be followed by the poem and its explanation. उसके बाद हम एक summary देखेंगे और फिर question and answers. So let's get started. This is the poet David Herbert Richards Lawrence. He was born in the year 1885 in England, United Kingdom, and he died in the year 1930. D.H. Lawrence, he was an English novelist, story writer, critic, poet and painter, and he is one of the greatest figures in the 20th century English literature. तो ये जो हमारे पोएट हैं D.H. लॉरेंस, ये पोएट्री करते थे और उसके अलावा ये नॉवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, क्रिटिक थे लिटरेचर के, और एक बहुत ही फेमस पेंटर भी थे. एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर. इनकी जो लिटरेचर राइटिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं. हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट अमंग अदर थिंग्स an extended reflection upon the dehumanizing effect of modernity and industrialization. Dehumanizing effect का मतलब ये है कि कोई ऐसा इफेक्ट है जो कि हमें ह्यूमैनिटी से पीछे ले जाता है, ह्यूमैनिटी से दूर कर देता है. और ये इफेक्ट किस चीज का है? मॉडर्न लाइफस्टाइल का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का. The poet wants to say that modernization and development have a negative aspect, and the negative aspect is that they remove humanity from the world. All the people become self-centered and they do not care about the feelings and the sensitivities of others.
Some of the issues which Lawrence explores are emotional health, vitality, spontaneity and instinct. तो जिन टॉपिक्स पे लॉरेंस लिखा करते थे वो थे वाइटैलिटी यानी कि जीवन शक्ति, इमोशनल हेल्थ यानी कि हमारी इमोशंस और फीलिंग्स, स्पॉन्टेनिटी यानी कि हमारी स्वाभाविकता, हमारी इंक्लिनेशन किस चीज की तरफ है, और हमारे इंस्टिंक्ट्स यानी कि हमारा नेचुरल रिएक्शन जो होता है. Lawrence's opinions earned him many enemies and he endured official persecution, censorship and misrepresentation of his creative work throughout the second half of his life, much of which he spent in a voluntary exile which he called his savage pilgrimage. तो अब जिन टॉपिक्स पे लॉरेंस लिखते थे और वो इतना ब्लंटली लिखते थे उन टॉपिक्स पे कि उनकी वजह से, उनकी राइटिंग्स की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए और उनको ऑफिशियली बहुत इल ट्रीटमेंट मिला और उनको बैन भी कर दिया गया, उनकी राइटिंग्स को भी बैन कर दिया गया और उनका जो क्रिएटिव वर्क था उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मीन्स उसको गलत सेंस में लिया गया. और जो उनकी सेकेंड हाफ था लाइफ का यानी कि जो उनका एंड था लाइफ का, तब वो वॉलंटरी एग्जाइल में रहे. वॉलंटरी एग्जाइल मीन्स वो खुद से ही अपने घर और अपने देश से दूर रहे और इस वॉलंटरी एग्जाइल को उन्होंने नाम दिया सैवेज पिलग्रिमेज का. ये बुक भी है जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है यानी कि अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी है. अब ये जो टाइटल है उनकी बुक का और उन्होंने अपनी जो लाइफ को नाम दिया सैवेज पिलग्रिमेज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन मीन्स एक ऐसा एडजेक्टिव यूज किया गया है इस नाउन के लिए जो कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट में है, बिकॉज पिलग्रिमेज इज अ रिलीजियस जर्नी. तो जो रिलीजियस जर्नी होती है दैट इज सपोज टू बी वेरी पीसफुल, बहुत ही शांत और काम होनी चाहिए, लेकिन पोएट ने उसको नाम दे दिया सैवेज. सैवेज इज समथिंग विच इज वेरी वायलेंट एंड वेरी फियर्स. तो उन्होंने अपनी इस रिलीजियस जर्नी को वायलेंट और फियर्स कहा है. नाउ लेट अस गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. The poem Snake was composed in the year 1923 and forms part of the reptile section of his book Birds, Beasts and Flowers. Here you can see this is the book written by D.H. Lawrence, Birds, Beasts and Flowers. In this book, in the reptiles section, this poem Snake can be found. The poem details the powerful few moments when Lawrence is confronted by a snake at his water trough in Taormina, Sicily. Sicily is the name of an island और वहां पे एक टाउन है ताओरमीना जहां पर पोएट रहते थे और वहां पोएट के घर में एक वाटर ट्रफ था जहां पर पोएट ने एक स्नेक को देखा था. The poem is unrhymed, written in free verse and is representative of modernist literature. तो unrhymed का मीनिंग मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. फर्दर इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है. इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. जो पोएट्री लिखी गई है वो एक फ्री सेंस में लिखी गई है. उसमें राइम की, रिदम की, कोई भी पोएटिक डिवाइसेस फॉलो करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज अ फ्री वर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर. मॉडर्निस्ट लिटरेचर वो लिटरेचर है जो कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया था. अब जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसकी खास बात यह है कि वो ट्रेडिशनल जो फॉर्म था पोएट्री लिखने का उससे थोड़ा अलग है. जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया इसमें कोई राइम नहीं है, ये एक फ्री वर्स में लिखा गया है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पोएट पर. और यही दो चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर है जिस पर पोएट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेडिशनल पोएट्री लिखने के तरीके को फॉलो करने की. The poem talks about peaceful coexistence between man and the other creatures in the world. तो इस पोएम में जो पोएट हैं
वो हमें ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको पीसफुली रहना चाहिए बाकी की क्रीचर्स के साथ, क्योंकि वो भी भगवान ने ही क्रिएट की है, जस्ट लाइक गॉड हैज क्रिएटेड मैन. It also talks about man's sins and the guilt which he has when he fails to perform his duty of respecting these other creatures which are God's creations. तो यहाँ पर पोएट अपनी गलती की बात करते हैं जो कि उन्होंने सिन किया और उनको कितना बुरा लगा, उनको अपने में गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की. उनकी ड्यूटी ये थी कि जो और भी क्रिएशंस है, और भी जीव जंतु हैं जिनको भगवान ने बनाया है, उनकी इज्जत करनी चाहिए. ऐसे ही आप किसी को भी मार देते हैं, किसी को भगा देते हैं, कोई भी जानवर है, कोई पक्षी है, तो पोएट ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हमें इनकी भी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि हमारी तरह ये सब भी भगवान के ही द्वारा बनाए गए जीव जंतु हैं. Now let us come to the poem and its explanation. Alongside I will discuss the poetic devices also. A snake came to my water trough on a hot day, and I, in pajamas for the heat, to drink there. In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher. First of all, let us discuss the word meanings. Water trough is a vessel which holds water. Carob tree is a red flowered tree originally in the Mediterranean area. Here you can see this is the picture. These are the leaves of the carob tree and this is the fruit out of which the carob seeds are taken out, which taste just like chocolate. Pitcher means a tall round container with an open top and a large handle, जिसे हम जग भी कहते हैं. ऐसी एक वेसल होती है, दैट इज अ पिक्चर. तो अब यहाँ पर ओपनिंग लाइन में पोएट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्नेक को, और वो कहते हैं कि ये जो स्नेक है ये उनके वाटर ट्रफ पे आया ऑन अ हॉट डे. तो वो जो दिन था जब स्नेक उनके वाटर ट्रफ पे आया वो बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था. इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड द पोएट वॉज स्टैंडिंग देयर वेयरिंग हिज पजामास. क्योंकि बहुत गर्मी थी तो पोएट ने भी अपने कैजुअल ड्रेस जो होती है पजामाज वो पहने हुए थे और वो भी वहां पर जा रहे थे पानी पीने के लिए. इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री. तो यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डीप और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी. स्ट्रेंज सेंटेड शेड, तो जो छाया है पेड़ की उसमें एक खुशबू थी पेड़ की. कैरब ट्री के जो सीड्स हैं उनकी एक स्ट्रेंज सी बड़ी ही डार्क, बड़ी ही डीप खुशबू आ रही थी. तो यहाँ पे जैसे कि पोएट कहते हैं स्ट्रेंज सेंटेड शेड, तो हमें ये लगता है कि जो शेड है उसमें खुशबू आ रही है, पर खुशबू शेड की वजह से नहीं आ रही. खुशबू तो इस कैरब ट्री की आ रही है, लेकिन जो पूरी की पूरी छाया है इस पेड़ की वहां पर ये खुशबू फैली हुई है. और जो वाटर ट्रफ है वो इस कैरब ट्री की शेड में ही लगा हुआ है. और पोएट ये कहते हैं आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर. तो पोएट अपने हाथ में अपना जग लेकर आए हैं जिसमें प्रोबेबली वो पानी कलेक्ट करना चाहते हैं पीने के लिए, बिकॉज एज ही सेज इट इज एन एक्सेप्शनली हॉट डे, so he wants to take some water along with him also. Now let us discuss the poetic devices in this stanza. The first poetic device is alliteration. Now alliteration is the repetition of a consonant sound. ये जो repetition है ये consecutive words में होती है and it can be initially also and it can be internally also. यानी कि words जो शुरू में begin होते हैं वो रिपीट हो सकता है साउंड, या फिर बीच में भी कहीं पर एक ही साउंड रिपीट होता है 2-3 वर्ड्स में. तो यहाँ पर एलिट्रेशन का इंस्टेंस है लाइन नंबर 3 में. हम देख सकते हैं स्ट्रेंज सेंटेड शेड. यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है इन तीनों वर्ड्स में. सेकेंड पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन.
रेपिटेशन का मतलब है कि कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस रिपीट होता है, और इसका एम ये है कि जब पोएट एम्फसाइज करना चाहता है किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, तो वो उसको रिपीट करता है। इस स्टैंजा में रेपिटेशन है हॉट हॉट डे। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो डे था वो वेरी हॉट था, दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग रेपिटेशन। एक और पोएटिक डिवाइस है एपिथेट। एपिथेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो एडजेक्टिव यूज होता है वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए वो नॉर्मल एडजेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है, और इस पोएटिक डिवाइस को पोएट्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंडिविजुअल की, और उसकी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसकी फीलिंग्स को रिलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इंस्टेंस है एपिथेट का, जब पोएट कहते हैं डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड। तो इससे हमें ये लगता है कि जो शेड है वो सेंट दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द शेड विच इज गिविंग द सेंट, बट इट इज द कैरब ट्री विच इज गिविंग आउट द सेंट। नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पोर्शन। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, for there he was at the trough before me. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness. सबसे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। फिशर का मीनिंग है क्रैक होता है जो अर्थ की वॉल में, अर्थ की सरफेस में। ग्लूम का मीनिंग है डार्कनेस, अंधकार, सैडनेस, डिस्पेयर। येलो ब्राउन स्लैकनेस, इससे पोएट कहना चाहते हैं द येलो ब्राउन कलर्ड बॉडी ऑफ द स्नेक एंड इट मूव्ड स्लोली। स्लैकनेस का मीनिंग है धीरे धीरे मूव करना। सॉफ्ट बेलीड डाउन, इससे पोएट कहना चाहते हैं जो स्नेक की बेली है वो बहुत सॉफ्ट और स्लाइमी होती है, स्लिपरी सी होती है, और वो अपसाइड डाउन टर्न होती है। स्नेक की जो ऊपर की सरफेस है आप देख सकते हैं ये तो गोल्डन कलर की है, और जो उसके नीचे की सरफेस होती है बॉडी की वो बड़ी ही ज्यादा सॉफ्ट और स्लाइमी है, उसका कलर भी थोड़ा व्हाइटिश होता है। तो सॉफ्ट बेली डाउन से पोएट स्नेक की उस बॉडी को रेफर कर रहे हैं। क्लियरनेस का मीनिंग है स्मॉल पडल ऑफ क्लीन वाटर। तो अब यहां पर पोएट ये कह रहे हैं एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट। तो पोएट अपने आप को कह रहे हैं दैट द पोएट इज स्टैंडिंग एंड ही इज वेटिंग। फॉर देयर ही वॉज, ही रेफर्स टू द स्नेक। तो पोएट ये कहते हैं क्योंकि स्नेक वहां पर था ट्रफ पर, और वो पोएट से पहले आ गया था और वहां पर पानी पी रहा था, इसलिए पोएट चुपचाप खड़े होकर अपनी टर्न की वेट कर रहे थे। दिस शोज दैट द पोएट इज सच अ जेंटलमैन, ही इज सो जेनरस कि ऑल्दो जो ट्रफ है वो पोएट का है, लेकिन जैसे कि पोएट से पहले वहां पर स्नेक आकर पानी पी रहा है तो पोएट चुपचाप वहां पर अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल। यहां पर फिर से ही रेफर्स टू द स्नेक। तो पोएट ये देखते हैं कि अर्थ की जो वॉल है, अर्दन वॉल जो बनी हुई है उनके गार्डन की, वहां पर एक छोटा सा क्रैक है जिसमें से ये स्नेक बाहर निकलकर रीच डाउन टूवर्ड्स द वाटर ट्रफ, वो पानी के ट्रफ की तरफ जाता है। इन द ग्लूम, ग्लूम से वो रेफर कर रहे हैं अर्थ वॉल के अंदर की डार्कनेस को जहां से ये स्नेक निकलकर बाहर आया है। और फिर वो कहते हैं एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस। ट्रेल्ड का मतलब है कि ये जो स्नेक है ये बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही एफर्ट के साथ अपने आप को खींचता है, अपनी येलो ब्राउन कलर्ड स्किन को, अपनी बॉडी को पुल करता है स्लैकनेस के साथ, यानी कि धीरे धीरे वो अपने आप को पुल करके वाटर ट्रफ की तरफ लेकर जाता है। और उसकी जो सॉफ्ट सी स्लाइमी सी बेली है
वो नीचे की तरफ टर्न हुई हुई है। ये नेचुरल है। स्नेक की जो बेली होती है, उसकी बॉडी की लोअर पार्ट है, वो अर्थ की तरफ टर्न होता है और वो पहुंच जाता है स्टोन ट्रफ की एज पर, उसके किनारे पर। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। और फिर पोएट देखते हैं कि जो स्नेक है बड़े आराम से अपनी गर्दन को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो अपनी गर्दन को इस स्टोन ट्रफ की बॉटम पर आराम से लाकर रेस्ट कर देता है, उसको वहां पर प्लेस कर देता है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस। और वो ये नोटिस करते हैं कि जहां पर टैप लगा हुआ था वहां से जो पानी गिरता है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। वहां पहुंचकर उस जगह पर स्नेक जाकर पानी में अपनी जीभ को डालकर पानी पीना शुरू करता है। तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट बड़े आराम से खड़े होकर वॉच कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं इस स्नेक को कि कैसे ये अर्थ वॉल में से निकलकर अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को धीरे धीरे ड्रैग करके स्टोन ट्रफ की एज पर जाकर पानी पीना शुरू करता है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस इन दिस पीस। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन कहां कहां पर यूज हुई है। लाइन नंबर 3 में आप देख सकते हैं स्लैकनेस सॉफ्ट, यहां पर साउंड स रिपीट हो रहा है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है लाइन 1 में। पोएट कहते हैं एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज एट द स्टोन ट्रफ बिफोर मी। मस्ट इज रिपीटेड और इस रेपिटेशन से, मस्ट को रिपीट करने से पोएट सिग्निफाई करना चाहते हैं कितना ज्यादा अर्जेंट था उनके लिए वेट करना, क्योंकि ये जो स्नेक है इसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। सो पोएट इज ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू वेट बिकॉज ही इज अ सेकेंड कमर। वो दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं ट्रफ पर और जो सबसे पहले आया है उसका पहले हक है पानी पीने का। Now let us read ahead. He sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack, long body, silently. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. He lifted his head from his drinking as cattle do. यहाँ पर slack का मीनिंग है लूज एंड लेजी। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं स्ट्रेट माउथ एंड स्ट्रेट गम्स। तो पोएट ये कहना चाहते हैं जो स्नेक है उसकी पॉइंटेड स्ट्रेट शेप का माउथ होता है, उसमें कोई कर्व्स नहीं होते हैं उसके फेस में, और उसके जो लिप्स होते हैं वो भी बिल्कुल सीधे होते हैं। तो उसकी जो अपीयरेंस है ये ह्यूमन बीइंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। और उसके जो गम्स होते हैं वो भी स्ट्रेट होते हैं, और सिर्फ उनमें एक फर्क होता है इंसान से, वो है कि स्नेक के माउथ में फैंग्स भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट माउथ और स्ट्रेट गम से पोएट डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्नेक और ह्यूमन बीइंग्स की अपीयरेंस को। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी। तो जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत ही ढीली सी होती है और लेथार्जिक होती है, धीरे धीरे वो चलता है। तो ये भी एक पिक्यूलियरिटी है स्नेक की बॉडी में। साइलेंटली स्नेक एकदम चुपचाप पानी पी रहा है उनकी वाटर ट्रफ पे। फिर वो कहते हैं समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। समवन से यहाँ पर वो इस स्नेक को ही रेफर कर रहे हैं, और पोएट ये कहते हैं कि स्नेक पोएट से पहले आ गया था उनकी वाटर ट्रफ पे। और जैसा कि स्नेक फर्स्ट था तो वो स्नेक को चांस दे रहे थे पहले पानी पीने का, और चुपचाप पोएट वेट कर रहे थे अपनी टर्न के लिए। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वॉज वेटिंग। सो पोएट सेज दैट ही वॉज द सेकेंड एट हिज वाटर ट्रफ। उनसे पहले स्नेक आया हुआ था और इसलिए वो वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। He lifted his head from his drinking as cattle do. अब यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं स्नेक की।
वो कहते हैं कि स्नेक पानी पीते पीते रुक गया और उसने अपने सिर को उठाया। जैसे